हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो आज फिर एक और लेक्चर के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूँ मैं। और ये लेक्चर काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है और थोड़ा मैं कोशिश करूँगा इस लेक्चर को थोड़ा छोटा रखने की। तो स्टार्ट करें। तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि अपने को पढ़ना है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो डायग्राम है वो आखिरकार क्या है और इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही ज़्यादा काम का लेक्चर है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मैं बना रहा हूँ किसके लिए? स्टील के लिए, स्टील के लिए, स्टील के लिए ये डायग्राम है। ये स्ट्रेस है, इधर स्ट्रेन है अपना, और ये डायग्राम मैंने बनाना स्टार्ट किया यहाँ से। ये डायग्राम अपना बना यहाँ पर, ठीक है। और ये चले अपन यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट आपको नोट कर लें। इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो, इसको मान लो आप बी, ठीक है। ये वाले पॉइंट यहाँ तक नोट करो और ये पॉइंट यहाँ तक ही इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक ही इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे करके ये चला जाएगा। इसको मान लेते हैं सी, इधर पॉइंट है डी, ठीक है। अब देखो ऐसा डायग्राम ये किसके लिए बनाया है? स्टील के लिए। हर मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सेम नहीं होता। तो फिर मैंने यही वाला डायग्राम क्यों बनाया? फर्स्ट थिंग इज़ दैट इट इज़ ओनली गिवन इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में मतलब आपकी एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना रखा है वो ये बना रखा है। दूसरी बात, क्या एनसीईआरटी ने फिर ये डायग्राम क्यों बनाया? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी ने यही डायग्राम क्यों बनाया? तो इसके लिए रीज़न ये है, इसमें जितने भी पॉइंट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आ सकते हैं, जितने भी पॉइंट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आ सकते हैं वो सारे इस डायग्राम में, स्टील वाले डायग्राम में कवर होते हैं। इसीलिए उन्होंने स्टील का एग्जांपल लिया। अदरवाइज वो और किसी का एग्जांपल भी ले सकते थे, जैसे रबर का एग्जांपल ले लेते, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती कि उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आखिरकार कौन कौन से पॉइंट आते हैं। वो सारे पॉइंट स्टील के अंदर आ जाते हैं। इसलिए स्टील का डायग्राम यदि आपने पढ़ लिया तो बाकी चीज़ें आप इजीली समझ पाओगे इसके कंपेयर करके, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओ से लेके ए तक की। ये रीज़न ओ से लेके बी तक का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओ से लेके ए तक की बात करते हैं। तो ये आपको दिख रही होगी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब इसका मतलब हुआ कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कहाँ से कहाँ तक? ओ से लेके ए तक। लिख लो ये बात, ओ से लेके ए तक जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसको शास्त्रों के अनुसार बोला जाता है बच्चों हुक्स लॉ, हुक का नियम। हुक्स लॉ, हुक्स एक साइंटिस्ट है भाई, हुक, उनका लॉ है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन ये लॉ कहाँ तक वैलिड है? सिर्फ इस लिमिट तक। और इसको बोला जाता है, ओ से लेके ए तक के पार्ट को बोला जाता है अपनी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या फिर प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट आपको समझ आया? प्रोपोर्शनल मतलब सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है जीरो से लेके, मतलब ओ से लेके ए तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट ओ से ए तक को पॉइंट को। और यहाँ पर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है? ओ से लेके ए तक। ओ से लेके ए तक मतलब इस वाली लिमिट के, प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर अंदर। तो ये ओ से लेके ए तक की कहानी हो गई। इसमें होगा क्या कि देखो, यदि आपने क्या किया, यदि किसी, इसमें हो क्या रहा है मैं आपको बता दूं। यदि आपने किसी बॉडी पे जैसे टेंसाइल फोर्स के लिए, इसको समझ लेते हैं, आपने लॉन्गिट्यूडनल ऐसे स्ट्रेस लगाया, इस पर खींच रहे हो आप इसको, तो आप इलास्टिक लिमिट तक यदि आपको इसको खींच रहे हो, तो पहले अपन अभी इलास्टिक लिमिट की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ ओ ए पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो प्रोपोर्शनल लिमिट में जितना आपने यदि इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया आपने, तो ये बॉडी वापस अपनी शेप को रिगेन कर लेगी। जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स हटाया, जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स हटाया, बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर लेगी। शेप को रिगेन करने के साथ साथ यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे इस लिमिट तक, ओ से लेके ए तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। और दूसरी बात, इस पर यदि आपने जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हटाई, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हटाई, जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हटा दी, तो ये बॉडी इसी रास्ते पे जाके इसमें वापस स्ट्रेन कितना हो जाएगा? जीरो। इसी रास्ते पे चलती हुई आएगी और इसमें स्ट्रेन कितना हो जाएगा? जीरो।
स्ट्रेन इसमें कितना हो जाएगा, 0 इसी रास्ते पे, क्योंकि ये लिमिट ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि आपने यहाँ पर बीच में किसी भी पॉइंट पे फोर्स हटाया तो बॉडी वापस लौट के इसी पोजीशन पे आ जाएगी। मतलब आपने टेंसर फोर्स लगाया तो थोड़ा सा उसमें चेंज आया डायमेंशन में, लेकिन आपने फोर्स हटा लिया तो वो वापस अपनी शेप को रीगेन या साइज को रीगेन कर लेगी। समझे, ओ से लेके ए तक की बात हो गई। अब बात करते हैं ए से लेके बी तक। ए से लेके बी तक का जो पार्ट है वो थोड़ा सा कर्व है, कर्वेचर इन नेचर है। मतलब यहाँ पर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के नहीं है, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है भाई। यहाँ पर ए से लेके बी तक, ए से बी के बीच में स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन ए से लेके बी तक की पॉइंट की एक खास बात यह है कि यदि आपने ए से बी के बीच में भी किसी पॉइंट पर यदि आपने फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया या एक्सटर्नल स्ट्रेस हटा ली तो वापस शेप रीगेन कर लेगी बॉडी शेप वापस रीगेन करेगी। मतलब इसी पॉइंट पर लौट के आएगी, पॉइंट 0 पर ही लौट के आ जाएगी वो। यहाँ पर जितना आपने एक्सटेंशन दिया वो वापस रीगेन हो जाएगा भाई। वापस यदि कंप्रेशन दिया तो कंप्रेशन छोड़ के वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, ओरिजिनल साइज में आ जाएगी। मतलब ओ से लेके बी तक, ओ से लेके बी तक के जो पार्ट है उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्यों बोलते हैं? यदि आपने एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया उस पर तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो ओ से लेके बी तक की पार्ट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ओ से लेके बी तक को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ये चीज़ आप लिख लो, इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ए, ठीक है। लेकिन ओ ए और ए बी पार्ट में क्या डिफरेंस है कि ओ और ए में तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन ए से बी वाले पार्ट में स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। स्ट्रेस डायरेक्टली इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है ए से बी वाले पार्ट में। लेकिन इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है ओ ए और ए बी में कि ओ ए के बीच में भी किसी पॉइंट पे बॉडी को छोड़ोगे तो ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी, और ए से बी के बीच में भी किसी पॉइंट पे छोड़ोगे तो वापस ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी। मतलब पॉइंट ओ पर ही लौट के आ जाएगी यदि आपने एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया। समझ गए? तो ये दोनों पॉइंट समझ आ गए। अब मैं बात करता हूँ, मैं दोस्तों अभी बात कर लेते हैं अपन बी को बोला जाता है बच्चों, बी जो पॉइंट है इसको बोला जाता है यील्ड पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं अपन? यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है यहाँ पर, इसके करस्पॉन्डिंग इस पर यदि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँ तो यहाँ पर जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। सिग्मा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस इसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, अब देखते हैं बी के बाद वाली कहानी। बी के बाद ऐसा हो रहा है कि यदि आपने थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाया, थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर लगभग फ्लैट जैसा दिख रहा है, तो थोड़ा सा भी यदि आपने स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती जाती है। थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन काफ़ी बढ़ता है। थोड़ा सा भी स्ट्रेस आपने बढ़ाया, यहाँ से बी से थोड़ा सा भी ऊपर गए ना तो स्ट्रेन देखो लगभग हॉरिजॉन्टल, तो स्ट्रेन काफ़ी बढ़ जाएगा। थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बढ़ जाएगा, क्योंकि देख रहे हो ना यहाँ से देखो वेरिएशन यदि आप देखो बी के बाद में तो बहुत थोड़ा हुआ है स्ट्रेस में, लेकिन स्ट्रेन की वैल्यू देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, बी से यदि आप आगे जाते हो तो स्ट्रेस थोड़ा सा इंक्रीज़ करने पे स्ट्रेन काफ़ी बढ़ता है। स्ट्रेस थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करने पे स्ट्रेन काफ़ी बढ़ता है। तो यहाँ से बी से लेके सी तक ना तो ये शेप रिगेन करेगा ना तो प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या होगा देखते हैं अपन। तो क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। आपने बी से लेके सी तक किसी पॉइंट पे, जैसे मान लो आपने पॉइंट नंबर डी पर स्ट्रेस की वैल्यू है वो 0 कर दी, तो स्ट्रेस 0 भी कर दोगे आप दोस्तों। यदि आपने स्ट्रेस 0 भी कर दिया, यदि आपने देखो यहाँ से लेके ऐसे स्ट्रेस 0 भी कर दिया, तो क्या ये ओरिजिनल इस पर आ पाया स्टेट पर? नहीं, इसमें ये आ गया, इसमें ये परमानेंट स्ट्रेस आ गया इतना। देखो यहाँ से ये आगे चला गया ना, तो इस वाले पॉइंट में यदि एप्सिलॉन नॉट नाम दे दूँ तो इसमें कितना परमानेंट चेंज आ गया एप्सिलॉन नॉट। इसी को शास्त्रों में बोला जाता है परमानेंट सेट। परमानेंट सेट, यदि आपने इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ को खींच दिया, तब वो यदि आपने अब फोर्स भी हटा लिया तो वो अपनी शेप, ओरिजिनल शेप में नहीं जा पाएगी। वो ओरिजिनल शेप में नहीं जा पाएगी, उसमें इतना स्ट्रेन बचा रहेगा, जिसको बोलते हैं परमानेंट सेट। लिख लो, ये एसएलएन है, इसको बोलेंगे परमानेंट सेट। परमानेंटली सेट हो गई भाई, अब परमानेंटली सेट हो गई। बी से लेके सी तक किसी भी पॉइंट में देख लो आप ऐसा, यदि बी से सी में इस वाले पॉइंट पे गए तो देखो इसमें इतना परमानेंट सेट है,
इसमें इतना परमानेंट सेट है, इतना इतना, और आगे जाओगे सी में तो इतना परमानेंट सेट, मतलब परमानेंट सेट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन बेसिकली बात ये है कि अब ये ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ पाएंगे। यदि बी से सी के बीच में किसी भी पॉइंट पे आप स्ट्रेस हटा भी लोगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन नहीं कर पाएंगे। समझ गए आप? ठीक है, तो ये बी से लेके सी तक के रीजन को बोला जाता है, बी से लेके सी तक के रीजन को बोला जाता है प्लास्टिक रीजन। ओ से लेके बी तक के रीजन को इलास्टिक रीजन, ओ से लेके ए तक के रीजन को लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हुक्स लॉ यहाँ पर वैलिड है। ओ से लेके बी तक टोटल रीजन क्या हो जाएगा? इलास्टिक रीजन, मतलब आपने स्ट्रेस हटा लिया तो वापस शेप को रिगेन कर लेगी। लेकिन बी से लेके सी तक आपने स्ट्रेस हटा भी लिया तो भी यहाँ पर परमानेंट सेट आ चुका है और इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। मतलब यहाँ पर परमानेंट चेंज आ जाते हैं, बी से लेके सी तक के बीच में बॉडी में परमानेंट चेंज आ जाएंगे, भले ही आप स्ट्रेस की वैल्यू 0 कर दो। इसलिए बी से लेके सी तक के चीज़ को बी से लेके सी तक को बोला जाता है प्लास्टिक रीजन। ठीक है, लिखो ये बात, लिख लो। ठीक है, लिख लिया आपने? सी जो पॉइंट है, जो पॉइंट सी है, जो प्लास्टिक रीजन बी से सी तक जा रहा है ना, तो जो सी पॉइंट है इसमें, इस सी पॉइंट पर जो स्ट्रेस होती है इसके करस्पॉन्डिंग, इसको हटा दें यहाँ से, इसके करस्पॉन्डिंग में इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस यहाँ पर आएगी इसको बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, यूटीएस। लिखो इसको, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ये देखो, मैंने तो इसके बहुत सारे वो किए, मतलब प्रैक्टिकल किए। एक्चुअली मैं अभी भी ये प्रैक्टिकल में कर रहा हूँ लैब में। तो लैब में मैंने बहुत सारे सैंपल्स के मैं एक्चुअली वर्क कर रहा हूँ टाइटेनियम के अंदर। तो टाइटेनियम के सैंपल बनाए जाते हैं, इसमें एक फिक्स शेप होती है, उसी के आप डॉग बोन शेप जिसको बोलते हैं, डॉग बोन मतलब कुत्ता की हड्डी, ऐसा डॉग बोन शेप होती है। इस टाइप के ये ऐसे बनते हैं भाई, सैंपल बनते हैं, इनकी डायमेंशन फिक्स होती है, इसी टाइप के सैंपल बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें स्ट्रेस लगाए जाते हैं, उसके बाद में ब्रेक होता है। तो ये चीज़ें वहाँ पे स्टडी करनी होती हैं। तो मैं तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये मशीन बना के देती है, फिर उसको स्टडी करना होता है कि भाई इसका अल्टीमेट टेंशन स्ट्रेस वगैरह मटेरियल की कितनी है, तो वो मैं निकालता रहता हूँ। मैंने अपने मटेरियल के लिए निकाली है, तो एक के लिए आती है 1100 मेगापास्कल, दूसरे के लिए आती है लगभग 500 मेगापास्कल। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो किसकी अल्टीमेट टेंशन स्ट्रेंथ ज़्यादा है? जो मेरा मटेरियल TI के 2 अलग अलग वेरिएंट है, वो टाइटेनियम ही, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन है। तो दोनों में देखो कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ का डिफरेंस है। एक में स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा आके 1100 तक जा रही है, एक में 500 या 550 तक जा रही है। सिर्फ टाइटेनियम ही है, बस उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, अलॉइंग जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से। ठीक है, बहुत सारी बातें नहीं करते, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर ये इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसको बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखो सी से लेके डी तक की यदि मैं बात करूं तो सी से डी के बीच में यदि आपने स्ट्रेस हटा भी लिया, सी से लेके डी तक में आप गए आगे और सी से डी के बीच में आपने स्ट्रेस हटा भी लिया, तब भी अब बॉडी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आपने अब इसको इतना खींच दिया कि सी से डी के बीच में आपने स्ट्रेस हटा भी लिया। आपने स्ट्रेस, देखो यहाँ पे स्ट्रेस कम होता जा रहा है ना, आपने स्ट्रेस हटा भी रहे हो, धीरे धीरे हटा रहे हो ना, स्ट्रेस कम कर रहे हो, तो भी बॉडी फ्लो होती जा रही है। और डी पर जाके क्या होगा, परमानेंटली ये टूट जाएगी, दोनों टूट जाएंगे, दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। आपको ब्रेक, वहाँ पे एक साउंड आती है, यदि मेरे केस में आती है, मेरे जो मटेरियल के लिए एक साउंड आती है काफ़ी तेज़, तो आपको पता चलता है मटेरियल टूट चुका है। तो सबसे पहले ये खिंचता है, एक्सटेंड होता है, इलास्टिक रीजन तक चलता है, प्लास्टिक रीजन में चलता है, उसके बाद में ब्रेक हो जाता है। तो सी से डी के बीच में आपको क्या पता चल रहा है, यदि आपने स्ट्रेस की वैल्यू कम भी कर ली तो भी अब मटेरियल फ्लो होगा, लिक्विड की तरह फ्लो होना स्टार्ट कर देगा भाई, फ्लो होने लग जाएगा। और डी पे जाके परमानेंटली फ्रैक्चर हो जाता है। ये इसका फ्रैक्चर पॉइंट है, दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पर ये फ्रैक्चर हो चुका है। फ्रैक्चर पॉइंट सी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर मटेरियल की ये वैल्यू अपने जाननी ज़रूरी होती है, हर मटेरियल के लिए ये वैल्यू जाननी जरूरी होती है, ताकि अपन डिज़ाइन कर पाएँ। मैं क्यों बना रहा हूँ ये सारी चीज़, मैं क्यों कर रहा हूँ अपने प्रैक्टिकल, ताकि मुझे उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पता चल जाए, उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें डिज़ाइन कर पाऊँ। उसके अकॉर्डिंग मैं कोई चीज़ बनाना चाह रहा हूँ जिसके ऊपर बहुत सारा लोड उस पर रखना है, तो मुझे पता होना चाहिए ना कितना लोड वो चीज़ बियर कर सकती है। तो मुझे ऐसा डिज़ाइन करना है कि भाई इससे कम लोड ही रखना पड़ेगा, इससे कम लोड ही उस पर लगे, अदरवाइज वो ब्रेक हो जाएगा मटेरियल। ठीक है, देखो ई पॉइंट को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट या रप्चर पॉइंट भी बोल देते हैं, रप्चर। यहाँ पर ये रप्चर हो गया, राब्ता हो गया इसका डी पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू नोट कर लो, यहाँ तक की वैल्यू नोट कर लो। ठीक है, परमानेंट स्ट्रेन
बी से सी के बीच में आपको मिल जाती है किसी पॉइंट पे। यदि आपने फोर्स हटा भी लिया, एक्सटर्नल फोर्स हटा भी लिया, एक्सटर्नल स्ट्रेस हटा भी लिया, तो भी इसमें परमानेंटली चेंज आ जाएगा। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस ये आपने देख ली, इस वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है इसको यील्ड पॉइंट बोलते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है उसको यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, परमानेंट सेट की बात हो गई, ये अल्टीमेट टेंशन स्ट्रेस, ये फ्रैक्चर पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये ग्राफ क्यों बनाते हैं हम बताएं, ये स्टील के लिए और क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसमें लगभग सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं आपके। यहाँ पर और भी चीज़ें होती हैं लेकिन उनमें अपन नहीं जाएंगे। ल्यूडर बैंड्स वगैरह होते हैं वो स्टील में वो भी डेवलप होते हैं, ल्यूडर बैंड्स ऐसे करके ऐसे ऐसे जिक टाइप बनता है वो। ठीक है, आपके काम की चीज़ नहीं है तो वो क्यों पढ़नी। ठीक है, वो आपके काम की चीज़ नहीं है तो वो क्यों पढ़नी। ठीक है, ये बात आप यहाँ तक नोट हो गई आपकी बात। अब देखो, कोई भी मटेरियल कितना ज़्यादा इलास्टिक है या कितना ज़्यादा ब्रिटल है, ठीक है, कितना ज़्यादा ब्रिटल है या कितना ज़्यादा डक्टाइल है, यदि इसके बारे में पता करना हो। डक्टाइल का मतलब समझते हो आप? डक्टाइल का मतलब होता है कि आप यदि उस पर फोर्स लगाओगे तो वो खिंचेगा, एक्सटेंड होता रहेगा, टूटेगा नहीं, एक्सटेंड होता रहेगा, टूटेगा नहीं। और ब्रिटल कौन सा होता है? ब्रिटल मटेरियल वो होता है कि जिसमें आपने फोर्स लगाया, तो आपको फोर्स तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन होगा क्या, होगा ये कि वो एक्सटेंशन नहीं दिखाएगा ज़्यादा, मतलब उसकी लेंथ में, जैसे आपने टेंसाइल फोर्स लगाया तो उसकी लेंथ में चेंज नहीं दिखेगा, वो डायरेक्टली टूट ही जाएगा, डायरेक्टली टूट ही जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा? यदि पॉइंट सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, सी और डी के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब मटेरियल कैसा? डक्टाइल। लिख लो इसको, लिख लो यहाँ पर, यदि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इज मोर देन द मटेरियल इज डक्टाइल इन नेचर। इफ डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इज लेस देन इट इज ब्रिटल इन नेचर। यदि सी और डी के बीच की डिस्टेंस कम है तो मटेरियल हो जाएगा ब्रिटल इन नेचर। इफ सी और डी यदि पास पास हुए, सी और डी यदि पास पास हुए, यदि डी यहीं पे आ गया, तो यदि मैं कंपेयर करूं, पहला मटेरियल था जिसमें डी पॉइंट यहाँ इतना दूर था फर्स्ट में, सेकंड वाले में यहाँ तक, तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा डक्टाइल है? फर्स्ट वाला ज़्यादा डक्टाइल है, क्योंकि सी और डी के बीच में गैप ज़्यादा है। सी और डी पॉइंट काफ़ी दूर है सी से, तो डक्टाइल हो जाएगा। अच्छा, कंपैरिजन की बात है, यदि कोई दूसरा मटेरियल हो जिसमें डी पॉइंट यहाँ हो गया, जैसे इसको 3 नाम दे दो, तो इसमें तीनों में कौन सा ज़्यादा डक्टाइल है? तो 3 ज़्यादा डक्टाइल है, उसके बाद 1, उसके बाद में 2। तो सी और डी के बीच में जितना ज़्यादा गैप होता जाएगा वो डक्टाइल मटेरियल होगा, सी और डी के बीच में गैप जितना कम होगा वो ब्रिटल मटेरियल होगा। ये बात आप नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, ये मैं हाथ आने वाला हूँ बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट थिंग। आपके एनसीईआरटी में एक और डायग्राम बना रखा है, जो बना रखा है आपका बेसिकली रबर हार्ट टिश्यू के लिए। एक जो हार्ट का टिश्यू होता है उसके लिए हार्ट टिश्यू, और लगभग सेम ग्राफ बनता है रबर के लिए, सेम ग्राफ बनता है रबर के लिए। ये होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। उसका जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पर वही स्ट्रेस, यहाँ पर स्ट्रेन, ये सीधी बनानी पड़ेगी वाई लाइन ऐसे परपेंडिकुलर, ये स्ट्रेस स्ट्रेन, और इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बन रहा है। ठीक है, इसमें देखो आपको पता चल रहा होगा, इसमें इलास्टिक रीजन तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहीं पर भी वैलिड नहीं है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहीं पर दिख रही है, ये तो पूरा कर्वेचर दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन तो कहीं है ही नहीं। तो रबर और हार्ट टिश्यू के केस में लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर इलास्टिक रीजन है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन जो है इलास्टिक रीजन है। तो इलास्टिक रीजन काफ़ी बड़ा है भाई, इलास्टिक रीजन काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी उनमें ज़्यादा होती ही है। पता ही आपको रबर है, रबर को आप जितना खींचोगे खिंचता जाएगा और वापस अपनी शेप में, ओरिजिनल शेप में भी आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इसकी इलास्टिक लिमिट की वैल्यू ज़्यादा है, इलास्टिक रीजन बहुत बड़ा है। लेकिन दूसरी चीज़ सेम टाइम पे ये है कि हुक्स लॉ यहाँ पर कहीं भी वैलिड नहीं है, हुक्स लॉ कहीं भी वैलिड नहीं है, क्योंकि वो तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में वैलिड होता है। तो रबर के केस में या फिर हार्ट के टिश्यू के केस में जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, इनको बोलते हैं, ये जो ग्राफ बन रहा है ये इनको बोलते हैं इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स के लिए ये ग्राफ है, इलास्टोमर। यहाँ पर इलास्टिक रीजन तो है भाई काफ़ी ज़्यादा है। यदि आपने किसी पॉइंट पे यदि आपने स्ट्रेस की मतलब स्ट्रेस हटा लिया तो वापस अपनी शेप तो रिगेन कर लेगा, वापस अपनी शेप रिगेन कर लेगा। मतलब आप इसको काफ़ी दूर तक यदि स्ट्रेस हटा दोगे, यहाँ पॉइंट पर भी जाके स्ट्रेस हटा दिया तो भी अपनी शेप रिगेन कर लेता है। इसलिए रबर में आपने देखा है कि आपने कितना उसको एक्सटेंड कर दिया तो भी अपनी शेप में रिगेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रेस स्ट्रेन का कुछ इस टाइप का है कि उसमें बस ध्यान रखना कि यहाँ पर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहीं पर भी वैलिड होती हुई नहीं दिख रही, मतलब हुक्स लॉ इसमें कहीं पर भी नहीं लगा सकते आप।
लेकिन यहाँ पे इलास्टिक लिमिट ज़्यादा है, तो यदि आपने ज़्यादा एक्सटेंड भी कर दिया तो भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इसके बाद का अगर आप कुछ ऐसा होता है कि इसके बाद में आपने यदि एक्सटेंड किया भाई, इसके बाद में इस लिमिट के बाद, तो फिर वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें इलास्टिक रीजन काफ़ी ज़्यादा होता है भाई, समझ गए आप। ब्रिटलनेस की बात करें तो इसमें ब्रिटलनेस एकदम नेग्लिजिबल होती है, ब्रिटलनेस काफ़ी नेग्लिजिबल होती है। और ब्रिटलनेस क्या थी, अपन ने देखी थी, पॉइंट सी और डी के बीच की जो डिस्टेंस थी, जितनी कम होगी वो मटेरियल उतना ब्रिटल होगा, जितनी कम होगी वो मटेरियल उतना ब्रिटल होगा, और जितनी ज़्यादा होगी वो जो डिस्टेंस ज़्यादा होगी किस किस के बीच में, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले पॉइंट के अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस वाला जो पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग, और रप्चर पॉइंट या फिर जिसको फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस यदि बढ़ती जाएगी तो मटेरियल होता जाएगा डक्टाइल इन नेचर, और उनके बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी तो मटेरियल होता जाएगा ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, मैं एक बार देख लूँ कि कितने टाइम का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग आगे की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा 20 मिनट का, 20 मिनट का हो चुका है। तो यहाँ पर अभी जल्दी जल्दी से एक बात और कर लेते हैं, यहाँ पे जल्दी से बात कर लेते हैं। एक होता है हुक्स लॉ, अपन ने पढ़ लिया। अभी मैं आपको इसीलिए वो चीज़ें नहीं पढ़ाना चाह रहा था, अब मैं वो चीज़ आपको अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूँ। एक होता है अपने पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको पता है हुक्स लॉ के लिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पर जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पर एक आता है गामा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कब होगा, जब आपने इसमें स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और यहाँ पर जो स्ट्रेन है वो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो गामा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी सिग्मा, तो हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ये होता है। और यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की वैल्यू होती है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। लेकिन अपन जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल के केस में लेंथ में चेंज आता है, टेंसर लगाओगे तो भी लेंथ में चेंज आएगा, कंप्रेसर लगाओगे तो भी लेंथ में चेंज आएगा। तो यहाँ पर लेंथ में चेंज की बात होती है, तो यहाँ पर अपने पास ये हो जाता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा, यंग्स YOUNGS apostrophe S, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कौन सी सिटी, इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये होता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे डिफाइन है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इससे डिफाइन होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ तक नोट कर लो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास shear मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, shear मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं जी से, तो जी की वैल्यू होती है shear से नाम आप समझ आएगा, तो shear स्ट्रेस अपॉन shear स्ट्रेन, shear स्ट्रेस अपॉन shear स्ट्रेन, और shear स्ट्रेस वही फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन shear स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू दोस्त पता है ना आपको। इसको ही अपन लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं अपन tan थीटा। ये बात आपको याद है या नहीं, और tan थीटा यदि थीटा काफ़ी कम है तो tan थीटा को थीटा लिख देते हैं। तो ये वैल्यू हो जाती है अपनी shear मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, shear मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। shear मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। उसकी वैल्यू डिफाइन हो गई थी, ठीक है, समझ आ गया ये आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात है इसको हटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट जो बात है वो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको जो बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये क्या होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेस यहाँ पर नीचे स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वही फोर्स पर यूनिट एरिया ही होगा भाई। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू डेल्टा V/V विद माइनस साइन। याद है, क्या तुम्हें याद है, मैंने ही तुमको पढ़ाया था उस दिन सवेरे। F/A क्या होता है, डेल्टा P,
डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी ऊपर कर देते हैं भाई। माइनस साइन यहाँ पर रहेगा। माइनस साइन क्यों आ रहा है बताइए आपको? माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक्स्ट्रा माइनस साइन लगा देते हैं। और एफ बाई ए यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस हो जाता है बल्क मॉडुलस के केस में। ये प्रेशर डिफरेंस किसका है? जिस बॉडी को आपने अंदर डुबाया है, पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, कोई भी लिक्विड के अंदर यदि बॉडी को डुबाया है, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू यदि ज़्यादा हो जाएगी, एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू इंटरनल प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगी, तभी वो अंदर दबेगा। तो ये प्रेशर डिफरेंस किसका है? एक्सटर्नल प्रेशर माइनस जो अंदर से इंटरनल प्रेशर आ रहा है उसका डिफरेंस है। तो डेल्टा पी ये फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर डिफरेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डेल्टा वी बाई वी ये हो जाएगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ तक की वैल्यू आप नोट कर लीजिए बच्चों। यहाँ पर ये सारी चीज़ें यदि आपका फल्ला फड़ गई हों तो मैं आपको यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता तो हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है जिसका नाम है पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो क्या मैं आपको वो बता दूँ? क्या मैं आपको वो बता दूँ? बता ही देता हूँ। पॉइजन रेशो भी आप यहीं पे लिख लीजिए बच्चों। पॉइजन रेशो, पॉइजन ये जहर नहीं है भाई, जहर नहीं है ये। पॉइजन रेशो, पॉइजन रेशो जहर नहीं है। पॉइजन रेशो जो है उस वो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। पॉइजन रेशियो जो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या ये बात आप कैसे समझोगे? ऐसे समझोगे जैसे ये बॉडी है भाई, आपने इस पर फोर्स लगाया, इसको एक्सटेंड किया, ठीक है। एक्सटेंड करोगे तो लेंथ इनकी जो हो जाएगी, पहले एल थी, बाद में ये थोड़ी एक्सटेंड होके ऐसे एल प्लस डेल्टा एल हो गई। एल प्लस डेल्टा एल इसकी लेंथ होगी, लेकिन इसकी डायमीटर में क्या चेंज आएगा? पहले डायमीटर यदि डी था तो बाद में डायमीटर डी माइनस डेल्टा डी हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर में चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि डायमीटर कम होगा तभी तो लेंथ इनकी जो होगी। तो लेटरल स्ट्रेन, लेटरल मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या स्ट्रेन आया, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो तो डायमीटर डेल्टा डी अपॉन डी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि डेल्टा डी की वैल्यू इस केस में नेगेटिव आने वाली है, तो एक माइनस साइन में पहले ही लगा दूंगा ताकि वैल्यू पॉजिटिव रहे, क्योंकि मुझे स्ट्रेन के लिए वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी होती है। अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आप समझ ही रहे हो यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा एल बाई एल। तो ये होता है अपना पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो किस किस का रेशियो होता है कि परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की डायमेंशन में चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन डिवाइडेड बाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन की डायमेंशन में चेंज अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। बस यही पॉइजन रेशियो होता है कि लेटरल डायमेंशन में कितना चेंज आया उसको कंपेयर कर लो इनिशियल से, अपॉन जो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसकी डायमेंशन में कितना चेंज आया उसको कंपेयर कर लो। बस यही होता है आपका, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पॉइजन रेशियो आपको समझ आया, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, समझ गए आप? अच्छा, ये लेटरल स्ट्रेन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट तब बन जाता है जब ये सिलेंडर ना होके एक स्क्वायर हो जाता, सिलेंडर ना होके एक स्क्वायर हो जाता। भाई ये स्क्वायर शेप की भाई ये रॉड है, इसका जो समझ में आ रहा है, यदि ये पूरी ऐसे रॉड है और ये इसका जो ये स्क्वायर ऐसे हो, स्क्वायर हो, यहाँ पर स्क्वायर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेटरल डायमेंशन मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन की अभी डायमेंशन, तो विड्थ और इसकी बात कर सकते हैं अपन, विड्थ की और हाइट की। यदि क्योंकि ये स्क्वायर है तो विड्थ और हाइट सेम ही है भाई, तो विड्थ में जो चेंज आया तो यहाँ पर विड्थ में चेंज अरे बच्चा, कुल मिला के लेटरल वर्ड समझ आया ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की डायमेंशन में चेंज, तो वहाँ पर विड्थ में चेंज अपॉन ओरिजिनल विड्थ माइनस साइन के साथ, क्योंकि यदि आपने टेंसाइल फोर्स लगाया, यदि आपने टेंसाइल फोर्स लगाया तो क्या होने वाला है? टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो लेंथ तो इनकी होगी लेकिन विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, डेल्टा एल बाई एल। क्या माइनस साइन यदि आपने कंप्रेसिव फोर्स लगाया तब क्या होगा? तब माइनस साइन रखोगे या नहीं रखोगे? तब भी रखना। जैसे मैं इसी केस की बात कर लेता हूँ, यदि आपने कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया तो कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तब डेल्टा एल बाई एल नेगेटिव आ जाएगा, समझ रहे हो आप? तब डेल्टा एल बाई एल नेगेटिव आएगा इस केस में, तो माइनस साइन को आप चाहो तो यहाँ लगाओ, समझ गया आप? माइनस साइन यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि आपने यदि कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो लेंथ डिक्रीज होगी तो इसकी वजह से नेगेटिव आएगा, तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो डायमीटर तो इंक्रीज होगा तो डेल्टा डी तो पॉजिटिव आएगा उस केस में, लेकिन अब डेल्टा एल नेगेटिव हो जाएगा। तो एक नेगेटिव आप पहले से लगा के रखोगे तो आपके पास वैल्यू पॉजिटिव, और बाकी तो आपको आँख नाक मुँह सब खुला रखना है, तभी ये चीज़ें आपको समझ आएगी कब पॉजिटिव लगाना है कब नेगेटिव लगाना है, ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हो। तो कुल मिला के पॉइजन रेशियो आपको समझ आ गया होगा। मैं अपनी पार्टी को यहीं देना चाहूँगा विराम। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये 30 मिनट्स का वीडियो ये भी हो चुका होगा।